बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो लेक्चर में हम दो और छोटे छोटे आर्गेनेल पढ़ने वाले हैं और ये है सीलिया एंड फ्लैजेला। सीलिया और फ्लैजेला भी आर्गेनेल की कैटेगरी में आते हैं। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर में हम थोड़ा बहुत डिस्कशन करते हैं सीलिया एंड फ्लैजेला के ऊपर। तो यहाँ पर हमने हेडिंग डाल दिया है सीलिया एंड फ्लैजेला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीलिया और फ्लैजेला को डिफ़ाइन करेंगे कि ये क्या होता है। तो यहाँ पर हमने अगेन हेडिंग डाल दिया है डिफिनीशन का, और अब हम डिफ़ाइन करने जा रहे हैं कि सीलिया और फ्लैजेला क्या होती हैं। सीलिया एंड फ्लैजेला आर माइक्रोस्कोपिक। सीलिया और फ्लैजेला जो होती है ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होती हैं, मतलब इनको माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जा सकता है। ये बहुत छोटे होते हैं इसलिए। कॉन्ट्रैक्टाइल, इसके अलावा ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी भी इसके अंदर मौजूद होती है। ये सिकुड़ने की काबिलियत भी रखते हैं। फिलामेंटस दागानुमा होते हैं और हियर लाइक या हियर लाइक स्ट्रक्चर इनका होता है। मूवेबल, और ये हरकत के भी काबिल होते हैं। प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस, और ये प्रोटोप्लाज्म से निकलते हुए उभरे हुए हिस्से होते हैं। सीलिया और फ्लैजेला क्या होता है? प्रोटोप्लाज्मिक एरिया से निकले हुए हिस्से होते हैं। प्रोसेसेस कहा जाता है बल्जिंग पार्ट को, उभरे हुए हिस्से को, ऑफ सम सेल्स, कुछ सेल्स का। तो सीलिया और फ्लैजेला क्या हैं? ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होती हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल होती हैं, फिलामेंटस और हियर लाइक स्ट्रक्चर इनका होता है, और ये मूवेबल प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस होते हैं। प्रोटोप्लाज्म किसे कहा जाता है? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों जो है इनको कलेक्टिवली आप लोग प्रोटोप्लाज्म का नाम दे सकते हैं। तो ये असल में प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन होते हैं या प्रोसेसेस होते हैं ऑफ सम सेल्स, कुछ सेल्स का। अच्छा, तो ये तो हो गया इसका डिफिनीशन। अब इसके बाद हम यहाँ पे मेनली यूकारियोटिक फ्लैजेला और सीलिया के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों के बुक में उन्होंने जो भी बातें की हैं और स्ट्रक्चर वगैरह दिए हैं वो ज़्यादातर यूकारियोटिक फ्लैजेला को उन्होंने डिस्क्राइब किया है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना यूकारियोटिक फ्लैजेला और सीलिया जो है उनका स्ट्रक्चर भी यहाँ पे पढ़ेंगे, और साथ में थोड़ा सा फ्रूकारियोटिक सेल के अंदर जो फ्लैजेला या सीलिया मौजूद होती हैं उसका स्ट्रक्चर भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हमारा मेन फोकस किस चीज़ के ऊपर होगा? यूकारियोटिक फ्लैजेला या सीलिया के ऊपर होगा, क्योंकि इसके बारे में हमारे सिलेबस में दिया गया है। अच्छा, तो इनका डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले यहाँ पे इसका हम नंबर पढ़ते हैं कि फ्लैजेला कितने नंबर में होते हैं और सीलिया वगैरह कितने नंबर में होते हैं, इनकी तादाद कितनी होती है। तो सेकंड हेडिंग हमने डाल दिया है नंबर। तो यहाँ पे हमने नंबर में क्या लिख दिया? एक साइड पे हमने फ्लैजेला लिख दिया और दूसरे साइड पे हमने क्या लिख दिया? सीलिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे फ्लैजेला को देखते हैं। फ्लैजेला 1 भी हो सकती हैं और इसके अलावा ये 2 भी हो सकती है और 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं अगर आप लोग प्रूकारियोटिक सेल को देखें। प्रूकारियोटिक सेल्स जो होते हैं जैसा कि बैक्टीरिया तो प्रूकारियोटिक होती हैं। तो बैक्टीरिया को भी फ्लैजेला के बेस पे पूरी तरह क्लासीफाई किया गया है, लेकिन हम उतना ज़्यादा डिटेल की तरफ नहीं जाएंगे। आप लोगों के बुक में सिर्फ उन्होंने इतना दिया हुआ है कि ये 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब ये 1 कहाँ पे पाया जाता है और 2 कहाँ पे पाए जाते हैं? तो मेमिलियन स्पर्मेटोजोन जो होता है उसके अंदर एक फ्लैजेला मौजूद होती है। यहाँ पर आप लोगों को ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? इसको मेमिलियन स्पर्मेटोजोन कहा जाता है, या सिंपली आप लोग इसको स्पर्म का नाम भी दे सकते हैं, स्पर्म। अच्छा, तो इस मेमेलियन स्पर्म के सेल में यहाँ पर एक साइड पे क्या होता है? एक लंबा फिलामेंटस, एक दागानुमा स्ट्रक्चर होता है, और इसी दागानुमा स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं फ्लैजेला। तो ये हो गया फ्लैजेला। तो मेमेलियन सेल में ये एक होता है। इसके अलावा कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जो कि एक फ्लैजेला रखती हैं। यहाँ पर हमने एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बना दिया है बैक्टीरिया का, और इसके ऊपर हमने एक फ्लैजेला ड्रा कर दिया है। ये टेल लाइक स्ट्रक्चर जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है। और ऐसे बैक्टीरिया जिनके ऊपर एक फ्लैजेला मौजूद होती हैं उनको मोनोट्राइकस बैक्टीरिया कहा जाता है। अच्छा, तो ये तो हो गया एक फ्लैजेला। अब इसके अलावा सेकंड वन क्या है? 2 ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जिनके ऊपर 2 फ्लैजेला मौजूद होती हैं। बुक में जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है
वो है यूनिसेल्युलर क्लाइमेडोमोनास। क्लाइमेडोमोनास क्या है? ये एक एल्गी हैं जो कि इसके ऊपर क्या मौजूद होते हैं? दो फ्लैजिला मौजूद होते हैं। यहाँ पर ये छोटा सा स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है? ये है क्लाइमेडोमोनास। और इसके ऊपर ये दो हीयर लाइक स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? फ्लैजिला। तो इसके ऊपर दो फ्लैजिला मौजूद होती हैं। इसके अलावा कुछ और बैक्टीरिया भी हैं जिनके ऊपर दो या दो से ज़्यादा फ्लैजिला भी मौजूद होती हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया को फिर एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया कहा जाता है। और यहाँ पर हमने एक बैक्टीरिया बना दिया है और इसके दो फ्लैजिला बना दिए हैं। हालांकि एम्फीट्राइकस बैक्टीरियाज जो होते हैं उनमें दो से ज़्यादा फ्लैजिला भी हो सकते हैं, और दो तो होते हैं, एक से तो ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेटरी पर्पसेस के लिए हमने एक बैक्टीरिया भी बना दिया है जिसके ऊपर दो फ्लैजिला मौजूद हैं। अच्छा, तो ये तो हो गया थोड़ा बहुत फ्लैजिला के बाद। अब नेक्स्ट वन आते हैं और सीलिया को डिस्कस करते हैं। सीलिया और फ्लैजिला का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ये तकरीबन सिमिलर होता है, इनमें ज़्यादा डिफरेंस मौजूद नहीं है। मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली ये दोनों स्ट्रक्चर जो होते हैं ये सेम होते हैं, लेकिन इनमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि फ्लैजिला थोड़ी सी बड़ी होती हैं और ये नंबर में भी कम होते हैं, और सीलिया जो होते हैं ये साइज़ में बहुत छोटे होते हैं लेकिन तादाद में बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, तो सीलिया जो है अप टू 1000, ये हज़ारों की तादाद में हो सकते हैं। कितने? 3000 से लेकर 14000 तक सीलिया मौजूद होती हैं एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर। यहाँ पर बुक में जो एग्ज़ाम्पल दिया गया है सीलिया के बारे में, जिस ऑर्गेनिज्म के बारे में, वो है पैरामीशियम। पैरामीशियम एक यूनिसेल्युलर प्रोटोजोवन है जो कि एक चप्पल नुमा सा स्ट्रक्चर इसका होता है। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए बना दिया है इसका स्ट्रक्चर। ये क्या कहलाता है? ये है पैरामीशियम। और इसके पूरे बॉडी के ऊपर छोटे छोटे हीयर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, और इन हीयर लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? सीलिया। तो सीलिया तादाद में बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन साइज़ में छोटे होते हैं। अच्छा, तो ये तो हो गया इसका नंबरिंग। अब नेक्स्ट वन आते हैं और इनका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं कि सीलिया और फ्लैजिला का स्ट्रक्चर किस तरह बना होता है। तो एक्सप्लेनेटरी पर्पसेस के लिए यहाँ पर हमने एक सेल कंसीडर कर दिया। इस सेल के पर यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक एरिया से एक प्रोसेस या एक्सटेंशन निकला हुआ होता है, हीयर लाइक फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर, और इसी को हम नाम देते हैं फ्लैजिला। तो यहाँ पर हम ये स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे एज अ फ्लैजिला एंड सीलिया। तो सबसे पहले फ्लैजिला या सीलिया का फॉर्मेशन कहाँ से होता है? यहाँ पे सेल के अंदर साइटोप्लाज्मिक एरिया में सेल मेम्ब्रेन के नीचे यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर आ जाता है और ये स्टार्ट कर देता है सीलिया और फ्लैजिला की फॉर्मेशन। और ये स्ट्रक्चर को क्या होता है? ये स्ट्रक्चर कहलाता है सेंट्रियोल। ये सेंट्रियोल होता है जिससे सीलिया और फ्लैजिला एराइज होती हैं। लेकिन सेंट्रियोल जब सीलिया और फ्लैजिला की एराइजमेंट में इन्वॉल्व होता है, ऐसे सेंट्रियोल को हम बेसल बॉडी का नाम देते हैं। तो ये हो गया बेसल या बेसल बॉडी, या इसको बेसल ग्रेन्यूल भी कहा जाता है। और इसके ऊपर इस बेसल बॉडी से क्या एक लंबा फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर एराइज होता है। इस फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर के इब्तदाई पोर्शन में यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन भी इसके ऊपर थोड़ी बहुत चढ़ी होती है, लेकिन एंटायर स्ट्रक्चर पे सेल मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होता। और ये बाहर जो निकलता है ये पोर्शन, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे सीलिया, या इसको फ्लैजिला का नाम देंगे, फ्लैजिला। ये हम बात कर रहे हैं यूकारियोटिक सेल की। यूकारियोटिक सेल का सीलिया या फ्लैजिला हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम बेसल बॉडी को पढ़ेंगे। बेसल बॉडी का अगर यहाँ पे क्रॉस सेक्शन लिया जाए तो ये तो सेंट्रियोल है। तो सेंट्रियोल के ऊपर हम एक अलग वीडियो लेक्चर शूट करवा चुके हैं। अगर सेंट्रियोल के बारे में आप लोगों को मालूमात ना हो या इसके स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में आप लोगों को मालूम ना हो तो इससे पहले वीडियो लेक्चर आप लोग देख लीजिए, उसमें हमने सेंट्रियोल को डिटेल के साथ डिस्कस कर दिया है। तो चलिए, बेसल बॉडी के क्रॉस सेक्शन की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है।
अब आते हैं और इस बेसल बॉडी से ऊपर ये एक्सटेंशन जो निकलता है इसका क्रॉस सेक्शन लेते हैं, जिसको हम सिलिया या फ्लैजेला का नाम देते हैं। तो यहाँ पर ये रीजन जिसके ऊपर थोड़ा सा मेम्ब्रेन भी चढ़ा हुआ है, इस रीजन का हमने ले लिया क्रॉस सेक्शन। ये हमने क्या लिया? क्रॉस सेक्शन। अच्छा, तो क्रॉस सेक्शन के बाद इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह दिखाई देता है जो हमने यहाँ पर बना दिया है। तो अब यहाँ पर ये स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट करता है? ये क्रॉस सेक्शन है सिलिया का या फ्लैजेला का। कौन सी जगह का? बेसल बॉडी से थोड़ा सा ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके इर्द गिर्द यहाँ पे ये कवरिंग आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ये कवरिंग क्या कहलाता है? ये है आप लोगों का सेल मेम्ब्रेन। ये है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के नीचे यहाँ पर 9 डुप्लेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल मौजूद होते हैं। सेंट्रियोल में ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल थे, 9 ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, लेकिन सिलिया और फ्लैजेला में 9 डुप्लेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल पड़े होते हैं। एक्सप्लेनेटरी पर्पजेज़ के लिए यहाँ से हमने क्या कर दिया, एक डुप्लेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल को बाहर निकाल दिया ताकि हम इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करें। तो इस में डुप्लेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल में 2 माइक्रोट्यूब्यूल पड़े होते हैं। यहाँ पर मैंने एक को ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर दिया है, इसको कहा जाता है ए ट्यूब्यूल। और इसके अंदर कितने प्रोटोफिलामेंट होता है? प्रोटोफिलामेंट क्या होता है ये हम साइटोस्केलेटन में पढ़ चुके हैं। इसके अंदर 13 प्रोटोफिलामेंट होते हैं। और दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है उसको बी माइक्रोट्यूब्यूल कहा जाता है और इसके अंदर 10 प्रोटोफिलामेंट मौजूद होते हैं। तो 10 और 13 से क्या ये 2 माइक्रोट्यूब्यूल बने होते हैं और इसको क्या कहा जाता है? डुप्लेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। तो ये हो गया आप लोगों का डुप्लेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। तो ये तादाद में 9 होते हैं। 9 डुप्लेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल सिलिया या फ्लैजेला के अंदर मौजूद होते हैं। अच्छा, तो ये तो हो गए माइक्रोट्यूब्यूल। अब इस माइक्रोट्यूब्यूल के साथ यहाँ पर, इस ए माइक्रोट्यूब्यूल के साथ यहाँ पर 2 छोटे छोटे आर्म मौजूद होते हैं, एक इनर साइड पे और दूसरा आउटर साइड पे। तो दिस वन इज़ द आउटर आर्म। एक बाजू इसका बाहर साइड की तरफ होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, और एक अंदर की तरफ होता है, और इस अंदरूनी को इनर आर्म कहा जाता है। ये हो गया इनर आर्म। और ये इनर एंड आउटर आर्म जो हैं ये किस चीज़ के बने होते हैं? ये एक स्पेशल प्रोटीन के बने होते हैं जिसको क्या कहा जाता है? डाइनिन। इसको क्या कहा जाता है? डाइनिन प्रोटीन। इसको डाइनिन प्रोटीन कहा जाता है। तो ये डायनिन प्रोटीन के बने होते हैं। अच्छा, और ये तादाद में कितने होते हैं? 9 होते हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अच्छा, अब ये 9 डुप्लेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल जो हैं ये एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं। किस तरह? यहाँ पर आप लोगों को ये ए माइक्रोट्यूब्यूल दिखाई दे रहा होगा। ये ए माइक्रोट्यूब्यूल का इनर डाइनिन आर्म जो है ये एक प्रोटीन के दागे की हेल्प से दूसरे डुप्लेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल के बी माइक्रोट्यूब्यूल के साथ अटैच होता है। यहाँ पर यह दागा नुमा स्ट्रक्चर डाइनिन प्रोटीन ऑफ दी ए माइक्रोट्यूब्यूल से स्टार्ट हुआ है और बी माइक्रोट्यूब्यूल के एक अनदर डुप्लेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल के बी माइक्रोट्यूब्यूल के साथ अटैच है। तो इस दागा प्रोटीन का दागा जो है इसको कहा जाता है ए बी लिंकर प्रोटीन। इसको क्या कहा जाता है? ए बी लिंकर। ए और बी को इन्होंने कनेक्ट कर दिया है, ए बी लिंकर प्रोटीन। तो ये हो गया ए बी लिंकर प्रोटीन। प्रोटीन को सिंपली मैंने पी से रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा, तो यहाँ पर देखो ये सारी इसी तरह 9 डुप्लेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल एक दूसरे के साथ इसी तरह अटैच है इस ए बी लिंकर प्रोटीन के थ्रू। अच्छा, तो ये तो हो गए 9 डुप्लेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। अब इन 9 डुप्लेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल से
एक एक प्रोटीन का धागा और भी एराइज होता है जो कि सेंटर की तरफ प्रोजेक्टेड होता है, और ये ख़ासकर ए माइक्रोट्यूब्यूल से एराइज होता है। तो यहाँ पर ए माइक्रोट्यूब्यूल से ये एक धागानुमा स्ट्रक्चर एराइज हुआ है और यहाँ पे मिडल पोर्शन की तरफ डायरेक्टेड है। तो इसको कहा जाता है रेडियल स्पोक। इनको क्या कहा जाता है? रेडियल स्पोक। प्रोटीन के धागे होते हैं और इनको रेडियल स्पोक्स कहा जाता है। तो 9 रेडियल स्पोक भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। आप लोग काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। लेकिन ये आखिरी एंड इनका जो है ये थोड़ा सा तेकर होता है, मोटा होता है, और इसने इस मिडल पोर्शन को टच नहीं किया होता। यहाँ पर ये फ्री होते हैं, इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस मौजूद होता है। अच्छा, तो ये हो गए 9 रेडियल स्पोक। अब इसके अलावा इस सेंट्रल रीजन में भी एक छोटा सा पोर्शन मौजूद होता है और इस पूरे पोर्शन को नाम दिया जाता है एक्सोनेम। इसको क्या नाम दिया जाता है? इसको कहा जाता है एक्सोनेम। एक्सोनेम। अब इस एक्सोनेम के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर 2 सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं और इसको नाम दिया जाता है C1 एंड C2। ये 2 रॉड लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर मौजूद होते हैं और यह ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर मौजूद होते हैं सेंट्रल रीजन में, और ये बने होते हैं डाइनिन प्रोटीन से। ये डुप्लेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल जो हैं ये किस चीज़ से बना होता है? ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है। लेकिन यहाँ पर मिडल पोर्शन में जो 2 माइक्रोट्यूब्यूल पाए जाते हैं, रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो पाए जाते हैं, ये डाइनिन प्रोटीन के थ्रू बने होते हैं। अच्छा, अब ये 2 जो हैं C1 एंड C2 ट्यूब्यूल जो हैं, इन दोनों को आपस में एक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर ने 2 पट्टीनुमा स्ट्रक्चर है प्रोटीन के, इन्होंने आपस में कनेक्ट किया होता है इन दोनों रॉड लाइक स्ट्रक्चर को। और इन प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया जाता है? इनको कहा जाता है क्रॉस ब्रिज। इनको क्रॉस ब्रिजेस कहा जाता है। ब्रिज, क्रॉस ब्रिजेस। अच्छा, तो ये तो हो गए क्रॉस ब्रिजेस। अब बाहर से इन 2 सेंट्रल ट्यूब्यूल को एक मेम्ब्रेन ने कवर किया होता है और इस मेम्ब्रेन को कहा जाता है सेंट्रल शीथ। इसको क्या कहा जाता है? सेंट्रल शीथ। सेंट्रल शीथ एक प्रोटीनेशियस कवर होता है जिसको सेंट्रल शीथ कहा जाता है, और इन दोनों माइक्रोट्यूब्यूल को इन्होंने क्या कर दिया होता है? इन्वॉल्व किया होता है, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं एक्सोनेम। अब इसमें असल मूवमेंट वाला पोर्शन क्या है? ये एक्सोनेमी पोर्शन नहीं है, ये असल मूवमेंट यही करता है। ये रेडियल स्पोक्स जो होते हैं ये इनको इनसे थोड़ा सा दूर होते हैं, इनको टच नहीं किया होता, लेकिन जब ये मूवमेंट स्टार्ट कर देता है, ये रीजन जब मूवमेंट स्टार्ट कर देता है तो ये रेडियल स्पोक क्या करते हैं? ये इसके साथ अटैच हो जाते हैं, मतलब इसकी तरफ ये पहुंच जाते हैं, और फिर क्या करता है ये सेंट्रल पोर्शन क्या करता है? ये पूरा पेरिफेरल रीजन अपने साथ मूवमेंट में इन्वॉल्व कर देता है। तो असल मूवमेंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल स्ट्रक्चर होता है वो एक्सोनेम में होता है। अच्छा, एक बात और जो मुझसे रह गई है, यहाँ पे ये AB लिंकर प्रोटीन जो हैं ये कौन से प्रोटीन से बना होता है? ये धागा बना होता है नेक्सिन प्रोटीन की। नेक्सिन एक प्रोटीन है और इस प्रोटीन से ये AB लिंकर प्रोटीन इससे बना होता है। अच्छा, तो ये था बेसिकली यूकारियोटिक फ्लैजेला और सीलिया। अब इसके बाद नेक्स्ट वन आते हैं और प्रोकारियोटिक फ्लैजेला या सीलिया डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो एक्सप्लेनेटरी पर्पसेस के लिए यहाँ पर अगेन हमने एक सेल लिया हुआ है और इस सेल के ऊपर यहाँ पर ये स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये एक सीलिया है या फ्लैजेला है। तो इसका स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर मैग्नीफाई कर दिया है। तो इसके स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं और इनका कंपोजिशन क्या होता है, अब ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? दिस वन इज़ द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टीरियल सेल। तो ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, फोस्फोलिपिड बाइलेयर से जो बना हुआ है। अब
इसके बाद क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है। इस स्पेस को कहा जाता है पेरीप्लाज्मिक स्पेस। PS से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, पेरीप्लाज्मिक स्पेस इसको कहा जाता है। इसके बाद क्या होता है, दिस वन इज़ द सेल वॉल, मतलब ये म्यूरिन का बना हुआ सेल वॉल होता है, म्यूरिन। और म्यूरिन के बाद ये क्या है, ये लास्ट वन, मतलब सेल वॉल के बाहर, दिस वन इज़ a layer of lipopolysaccharide, लिपोपोलीसेकेराइड लेयर मौजूद होता है। और उसके बाद बाहर ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर मौजूद होता है। अब ये प्रोकारियोटिक फ्लैजेला या सीलिया जो हैं, इसके 3 पोर्शन होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये रेड पोर्शन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, इस रेड पोर्शन को कहा जाता है फिलामेंट। और ये फिलामेंट बना होता है एक ख़ास किस्म के प्रोटीन से, जिसको फ्लैजिलिन प्रोटीन कहा जाता है। ये किससे बना होता है, फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना होता है। फ्लैजिलिन प्रोटीन के यूनिट्स होते हैं आपस में स्पाइरली क्या होते हैं, अरेंज हो जाते हैं, जिस तरह माइक्रोट्यूब्यूल की फॉर्मेशन होती है, और इसी तरह एक होलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बना देता है, जिसको हम फिलामेंट का नाम देते हैं। अब इसके बाद ये ग्रीन पोर्शन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एक अनदर पोर्शन है और इसको कहा जाता है हुक। इसको हुक कहा जाता है। अगर इस हुक का कंपोजिशन देखा जाए तो इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन मौजूद होते हैं। ये एक किस्म के प्रोटीन से बना नहीं होता। फ्लैजिलिन के अलावा इसके अंदर और भी प्रोटीन मौजूद है, और ये भी क्या है, अंदर से होलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। अब इसके बाद यहाँ पर ये ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं रॉड। इसको हम क्या नाम देते हैं, रॉड। यहाँ पे मैं सिंपल लिख देता हूँ, दिस वन इज़ रॉड। ये हो गया आप लोगों का रॉड, और ये रॉड भी फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना होता है। अच्छा, अब ये पोर्शन हुक के नीचे जो यहाँ पर पड़ा हुआ है, मतलब लिपोपोलीसेकेराइड लेयर, सेल वॉल, पेरीप्लाज्मिक स्पेस और इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन, इस पूरे रीजन के अंदर ये फ्लैजेला या सीलिया का जो बेस पोर्शन पड़ा हुआ है, इसको हम नाम देते हैं बेसल बॉडी। यहाँ पे बेसल बॉडी ये होती हैं, क्योंकि बैक्टीरिया एक प्रोकारियोटिक सेल है और इसके अंदर सेंट्रियोल एब्सेंस होते हैं। जब सेंट्रियोल नहीं है तो यहाँ पे बेसल बॉडी के अंदर क्या मौजूद है, इस तरह अरेंजमेंट होता है। अब इसके अलावा इस बेसल बॉडी रीजन में क्या होते हैं, कुछ रिंग मौजूद होते हैं जो कि सारे फ्लैजेलिन प्रोटीन से बने होते हैं। ये पूरा फ्लैजेला का स्ट्रक्चर जो है ये फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना होता है, मास से वाई ये हुक रीजन, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन पाए जाते हैं। फर्स्ट वन, यहाँ पे एक रिंग मौजूद होता है और इस रिंग को कहा जाता है एम रिंग। इसको एम रिंग कहा जाता है। एम यहाँ पे क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, तो ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर पड़ा हुआ होता है, तो इसको एम रिंग कहा जाता है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर एक और रिंग मौजूद होता है, और इस रिंग को हम नाम देते हैं एस रिंग। एस मतलब पेरीप्लाज्मिक स्पेस, तो ये इस स्पेस में मौजूद है, इसलिए इसको हम एस रिंग का नाम देते हैं। अब इसके बाद म्यूरिन वाला जो पोर्शन है, मतलब सेल वॉल का जो पोर्शन है, इसके अंदर भी यहाँ पर भी एक रिंग मौजूद होता है, और इस रिंग को हम नाम देते हैं पी रिंग। पी मतलब पेप्टाइडोग्लाइकेन। ये म्यूरिन को हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकेन। और ये लास्ट वन जो है इसको कहा जाता है एल रिंग। एल मतलब लिपोपोलीसेकेराइड वाला रिंग रीजन जो है, यहाँ पर भी एक रिंग मौजूद है और इस रिंग को हम एल का नाम देते हैं। ये सारे रिंग फ्लैजेलिन प्रोटीन के बने होते हैं। अच्छा, तो ये हो गया प्रोकारियोटिक फ्लैजेला, और प्रोकारियोटिक फ्लैजेला में भी ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर जो फ्लैजेला मौजूद होती हैं, कौन से, जी नेगेटिव।
जी नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को अगर देखा जाए तो उसके अंदर दो रिंग इससे कम होते हैं। उसमें 2 रिंग पाए जाते हैं, इसमें 4 रिंग पाए जाते हैं। ग्राम नेगेटिव में 4 रिंग पाए जाते हैं और ग्राम पॉजिटिव में 2 रिंग पाए जाते हैं। तो ये 4 रिंग वाला आप लोग याद रखिए, 2 रिंग वाला फिर आप लोगों के लिए आसान होगा इंशाल्लाह। तो ये था थोड़ा बहुत सीलिया और फ्लैजेला के बारे में। उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन वगैरह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक बात और, यहाँ पे ये सीलिया या फ्लैजेला के अंदर यूकारियोटिक या प्रोकारियोटिक फ्लैजेला जो है, इनका अगर ये यूकारियोटिक फ्लैजेला जो है, इसका अगर ट्यूब्यूल का अरेंजमेंट देखा जाए तो ऐसे किस्म के अरेंजमेंट को कहा जाता है 9+2 अरेंजमेंट। 9+2 मतलब 2 सेंटर में पड़े हुए हैं और 9 पेरिफेरी में पड़े हुए हैं। और अगर वहाँ पे सेंट्रियोल वाले टॉपिक में मुझसे भूल चुका था, उसका अरेंजमेंट अगर देखा जाए तो वो होता है 9+0 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। मतलब 0 मतलब क्या है, सेंटर में कोई माइक्रोट्यूब्यूल वहाँ पर नहीं था, वहाँ पे हब मौजूद था, प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर जिसको हमने हब कहा था। अच्छा, अब अगर आप लोग से कोई पूछे कि सीलिया या फ्लैजेला के अंदर, यूकारियोटिक फ्लैजेला सीलिया के अंदर कितने माइक्रोट्यूब्यूल मौजूद होते हैं, तो 9 डुप्लेट हैं। 9 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 18, और 18 के साथ हम 2 प्लस कर देंगे तो इसे आ जाएगा 20। तो सीलिया और फ्लैजेला के अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल की तादाद होती है वो 20 होती है। अच्छा, तो ये पॉइंट था। उम्मीद है ये समझ में आ चुका होगा।